Good morning, students. Today's topic is future continuous tense. प्यारे बच्चों, सिंपल फ्यूचर टेंस आप देख चुके हैं और वो वीडियो लेक्चर मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं प्यारे बच्चों। द सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य विच शो, जो आपको दिखाते हैं एन एक्शन और इवेंट, ऐसी घटना या ऐसा कार्य, दैट आर गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन फ्यूचर टाइम। यानी प्यारे बच्चों, फ्यूचर के समय के अंदर यदि कोई भी कार्य कुछ समय के लिए जारी रहा होगा तो ऐसे वाक्यों को व्याख्यात करने के लिए ही हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको डिफरेंस देखना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए हम ये एग्जांपल लेते हैं और इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी देखेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी देखेंगे। तो मान लीजिए ये आपका टाइम स्केल है, ये आपका प्रेजेंट है, यहां आपका पास्ट है और यहां आपका फ्यूचर है। यहां पर फ्यूचर है। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए वह कल सुबह 7 बजे यह कार्य कर रही होगी। अगर टाइम स्केल के ऊपर हमें इसको देखना है तो आइए इसको हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए ये आपके 7 बजे का टाइम है आपका और सुबह का टाइम है 7 AM का। तो यहां पर देखिए वह कल सुबह 7 बजे यह कार्य कर रही होगी। तो हो सकता है प्यारे बच्चों कि उसने वो काम 6 बजे स्टार्ट कर दिया हो और जब बात हो रही है तब वो काम जारी हो, और हो सकता है आगे भी जारी रहे, 7 बजे के बाद 8 बजे तक भी जारी रहे। यानी हमारे पास कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, राइट। अब बात करते हैं, मान लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं कि वह कल सुबह 7 बजे यह कार्य करेगी, मतलब एक्यूरेट टाइम होगा। यानी वो कार्य प्यारे बच्चों तब 7 बजे ही शुरू होगा, वो 6 बजे शुरू नहीं होगा, वो 7 बजे से 1 सेकंड पहले भी शुरू नहीं होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। यानी कुछ समय के लिए फ्यूचर के अंदर किसी पॉइंट से, किसी समय से अगर कोई काम जारी है, उसे पहले से जारी है, उसके बाद भी जारी है, राइट, तो वो जो काम जारी रहेगा उस कार्य को व्याख्यात करने के लिए ही प्यारे बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको सिंपल हिंदी के वाक्यों के अंदर अगर इसको पहचानना है तो प्यारे बच्चों, द सेंटेंसेस विच एंड विद द वर्ड्स रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आप जानते हैं। और देखिए वह कल सुबह 7 बजे यह कार्य कर रही होगी, मैं तब समाचार पत्र पढ़ रहा हूंगा, वे इस समय पर हॉकी खेल रहे होंगे। तो यहां से इन हिंदी के वाक्यों के पीछे के शब्दों को देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाक्य जो हैं आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। और प्यारे बच्चों, ये बात मैंने एक दिन ट्रांसलेशन में आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि कोई भी भाषा जब हम दूसरी भाषा के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो हूबहू नहीं होती है, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। हाँ ठीक है, एक्यूरेसी आपकी 90% हो सकती है, 95% हो सकती है, क्योंकि किसी भी भाषा का हूबहू ट्रांसलेशन जो है वो 100% हम दूसरी भाषा के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये नहीं है कि 100% यही अगर उसकी पहचान मैंने हिंदी में बताई है तो वो हिंदी की पहचान बस वही रहेगी या कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी ऐसे वाक्य मिल सकते हैं। आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी आपने ऐसे वाक्य देखे होंगे जो कि पहचान से मतलब अलग होते हैं। पहचान मतलब उसकी कुछ और बताई गई होती है हिंदी के अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा उससे हटके होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो बात मैंने आपको टाइम स्केल के ऊपर समझाई है, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। टाइम स्केल को लेकर के ही आपको
अंदाजा लगाना होगा, आपको वो बात सोचनी होगी कि फ्यूचर के अंदर यदि कुछ समय के लिए कोई कार्य जारी रहता है तो समझो वो कार्य जो है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कार्य होता है। अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं कि इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, कौन कौन सी लगती है। तो इस टेंस में प्यारे बच्चों दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, विल बी और शैल बी। अब शैल बी का प्रयोग जैसे विल और शैल का प्रयोग होता है, जैसे मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो आई और वी के साथ ही शैल बी भी लगेगा। और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट बच गए हैं, राइट, आपके सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो भी सब्जेक्ट आपके आते हैं वो उन सभी के साथ में विल बी का प्रयोग होगा। सो सिंपल, बहुत ही आसान है। बस आई और वी के साथ आपने ध्यान में रखना है कि ये प्रयोग होगा। अब बात आती है मेन वर्ब की प्यारे बच्चों। तो मेन वर्ब के अंदर वर्ब की, अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये बात मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही आपको समझा दी थी कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हमारे 6 के 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी का प्रयोग करना ही है। तो ये बहुत ही इजी है। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये स्लाइड जो है आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी देखी है और आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी स्लाइड को देखा होगा, और मैंने आपको बताया भी था कि आईएनजी जो है वर्ब्स के साथ लगाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो यहां भी मैं आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस जल्दी जल्दी में हम इस स्लाइड को, क्योंकि ये बातें हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आईएनजी लगाने के क्या क्या नियम होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे राइट के साथ हमने आईएनजी को लगाया है, तो राइट के अंदर जो लास्ट अल्फाबेट है ई, इसको हटा देते हैं राइटिंग लगाते वक्त, राइट। जैसे गिव के अंदर हमने ई को हटा दिया, गिविंग बना दिया इसे, राइट। ऐसे इसका अपवाद भी होता है प्यारे बच्चों कि डाई जो होता है उसके अंदर जब आईएनजी लगाते हैं तो हमारा डाइंग बनता है, वहां पर ई को हम नहीं हटाते हैं, राइट। अब उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि सिट के अंदर जैसे टी आपका लास्ट अल्फाबेट और इससे पहले कोई भी आपकी वोवल साउंड अगर आ जाती है तो उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, तो लास्ट का जो अल्फाबेट होता है उसको हम डबल कर देते हैं। और कहां पर डबल नहीं करते, कौन से एक्सेप्शन होते हैं प्यारे बच्चों, ये नियम जो है आपको डिटेल में अगर जानना है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो को एक बार फिर से देख लें। यहां पर हम इसको अब आगे और नहीं बताएंगे, तो उसको आप देखें तो वहां से आपके सारे के सारे रूल जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। आइए अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये वो वर्ब्स हैं, ये बात भी मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारा कि द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। प्यारे बच्चों, ये जो वर्ब हैं आपकी, इन वर्ब्स को स्टैटिक वर्ब भी कहा जाता है, और क्योंकि ये आपकी वर्ब ऑफ एक्शन नहीं, एक्शन वर्ब नहीं होती हैं, तो क्योंकि इनको एक्शन वर्ब के रूप में हम बहुत ही कम जनरली यूज नहीं करते हैं, जब तक कि कोई भी आपका कोई एक्शन जो है कोई डेलिब्रेट ना हो, राइट। अगर डेलिब्रेट एक्शन है तो वहां पर हो सकता है इनमें से किसी एक वर्ब को हम आईएनजी के साथ में प्रयोग करें, और ये बात मैंने आपको डिटेल के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताई भी थी। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ब्स जो हैं वर्ब ऑफ सेंसेस हैं, वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, ये आपको सारे के सारे याद करनी पड़ेंगी। फील, हियर, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, इनके सबके मीनिंग्स भी मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में आपको बताए थे कि हर वर्ब का क्या क्या मीनिंग है, तो इसके ऊपर भी हम टाइम खराब नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वर्ब जो हैं वर्ब ऑफ सेंसेस, वर्ब ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड इमोशंस, वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी और वर्ब ऑफ पोजेशंस, ये आपको याद रखनी चाहिए। और इन सभी वर्ब्स के साथ आपने कॉन्टिन्यूअस, हमारे 6 कॉन्टिन्यूअस टेंस है उनमें हमें इनका प्रयोग नहीं करना है, इनके साथ आईएनजी नहीं लगाना है, जब तक कि हमें किसी डेलिब्रेट एक्शंस को करने के लिए नहीं कहा गया है। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की कि अफर्मेटिव जो हमारा सकारात्मक जो वाक्य होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद विल और शैल,
सब्जेक्ट को देख करके लगाएंगे, आई और वी है तो उसके साथ शैल लगाएंगे, और बाकी अगर कोई और सब्जेक्ट है तो विल लगा देंगे। उसके बाद हम बी लगाएंगे प्यारे बच्चों, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो वो भी हम लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वर्ब अगर हमारी, बहुत सारी वर्ब हमारी यानी कि इनट्रांजिटिव भी होती है जिनके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती है। ये बात मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं। आइए अब कोई भी एक हिंदी का वाक्य ले लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं प्यारे बच्चों। लेते हैं, मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूंगा। मैं कल इस समय यात्रा कर रहा हूंगा। तो आइए प्यारे बच्चों अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? मैं को आई, राइट। अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? विल और शैल में से शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे मेन वर्ब क्या है। अब यात्रा करने की मेन वर्ब क्या होगी प्यारे बच्चों? ट्रैवल, TRAVE, ट्रैवलिंग, एल। अब प्यारे बच्चों डबल एल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लास्ट अल्फाबेट से पहले वॉवल साउंड है, तो डबल एल। ये मैंने रूल आपको बताया हुआ है। आई शैल बी ट्रैवलिंग इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। कब? कल, टुमारो, TOMORROW। सो सिंपल। तो बड़े आराम से आप किसी भी सिंपल सकारात्मक वाक्य को इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के द्वारा आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे, नकारात्मक जो हमारे वाक्य होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट होता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है, उसके बाद नोट का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, विल और शैल, बी जो है वो बाद में आएगा और नोट उसके बीच में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, कहीं आप विल बी नोट ना लगा दें, वो ध्यान रहे। मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो हम उसको लगा देंगे। तो आइए इसका भी कोई एक हिंदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मोर, द पीकॉक्स, मोर की अंग्रेजी हो गई आपकी। विल और शैल, अब थर्ड पर्सन है तो विल लगेगा, विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद डांसिंग, डांस मैंने नाचना होता है। ऑब्जेक्ट है नहीं, कहां पर नाच रहे हैं? रूफ के ऊपर, ऑन द रूफ, राइट। तो ऑन द रूफ क्या है प्यारे बच्चों? एडवर्बियल फ्रेज है हमारा, और क्योंकि डांसिंग के बाद ये हमें वेयर का जवाब दे रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है, राइट। एडवर्बियल फ्रेज भी है और इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट भी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और साथ में आप इसको प्रपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट है, राइट। ये आपका आर्टिकल हो गया और ये आपका नाउन हो गया, और वो भी ऑब्जेक्टिव केस का, इस प्रीपोजिशन का नाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये बातें हम बहुत बार देख चुके हैं, और यहां पर मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए। जो जो शब्द आपने लिखा है
उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो प्रपोजिशन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है वो, हर एक चीज के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यस नो टाइप के, राइट, यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हां और ना में दिया जा सकता है। तो ये उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा प्यारे बच्चों। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य की बात आती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट बाहर आया है और दूसरा पार्ट यहां पर सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और उसके बाद मेन वर्ब में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शनल है ही, और फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो आइए इसका भी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वे कल क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या वे कल क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो आइए प्यारे बच्चों इसको ट्रांसलेट करते हैं। बहुत आसान है, बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, यहां विल और शैल में से हमको चूज करना है, वो इसके हिसाब से चूज होगा प्यारे बच्चों। तो इसको लिख लो एक बार पहले, दे। अब इसको देखो, ये क्या है आपका, ये आपका सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये आपको देखना है। तो आपको पता लग गया कि आई और वी से ये डिफरेंट है। बस आपको इतना याद रखना है कि आई और वी के साथ में शेल लगेगा, और बाकी कुछ भी मिल जाए आपको। तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। विल दे, ये बी आ गया यहां पर। उसके बाद खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है। विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट कल, आने वाला कल है प्यारे बच्चों, टुमारो, क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल। ये आपका ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, और ये आपकी एडवर्ब हो गई। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए। और जो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है, और इसको यस नो टाइप का क्यों माना हमने? क्योंकि इसका जवाब हां और ना में दिया जा सकता है। क्या वे कल क्रिकेट खेल रहे होंगे? हां खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, हां या ना में दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के वाक्यों का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको जरूर पता होना चाहिए जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है, बस वकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद आप यूं का यूं उसको प्लेस करते चलो। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपका WH ग्रुप से। हर बार की तरह बस WH ग्रुप को हम पहले रख देते हैं, और उसके बाद यस नो टाइप का जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हम उसके बाद लगा देते हैं। सो सिंपल। तो आइए इसका भी हम बगैर कोई देरी किए हुए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वे आज क्यों आ रहे होंगे? वे आज क्यों आ रहे होंगे, राइट। तो ये WH ग्रुप का है, यहां से पता लग गया क्यों, और क्यों की क्या इंग्लिश होती है प्यारे बच्चों? वाई। ये लगा दिया WH ग्रुप। अब विल और शैल में से लगाना है, और वो इसको देख के लगाना है। विल, फिर इसको ट्रांसलेट कर देंगे दे। वाई विल दे, यहां तक बना दिया। अब बी, उसके बाद आना। आना मतलब कम, और कम के लास्ट में क्या आता है प्यारे बच्चों? ई आता है, ई को हटा देंगे। कमिंग, वाई विल दे बी कमिंग टुडे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सो सिंपल। ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, और ये हमारी एडवर्ब है।
जब एडवर्ब का टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो तब आपको बताएंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। बहुत सारी मतलब टाइप की एडवर्ब होती हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बस यहाँ थोड़ा सा आप बस इतना ही जान लें, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर आ गया है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी नहीं भी और साथ में प्रश्नवाचक भी है। और प्रश्नवाचक भी प्यारे बच्चों वो है जिसमें यस और नो में जवाब दिया जा सकता है। तो देखिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले विल और शैल का प्रयोग होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट है तो वो लगा देंगे, राइट। आइए कोई एक सिंपल सा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम फिल्म नहीं देख रहे होंगे। साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम फिल्म नहीं देख रहे होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम सेकंड पर्सन आ गया, तो नेचुरल सी बात है, विल आएगा, विल यू, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट लगा देंगे, बिल्कुल कॉपी करना होता है, नॉट। उसके बाद बी, उसके बाद देखना, फिल्म देखना, वॉचिंग द, ये ऑब्जेक्ट आ गया फिल्म, और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन, विल यू नॉट बी वॉचिंग द फिल्म। मतलब बच्चों के जैसा खेल होता है प्यारे बच्चों, एकदम जैसे गेम होता है ना। और गेम के अंदर आप कोई भी चीज, जब आपको सीक्वेंस पता होती है और गेम के अंदर आपको पता होता है कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में बिल्कुल ऐसे ही होता है, गेम की तरह ही आगे बढ़ना होता है। बस आप गेम की तरह आगे बढ़ते जाइए और वाक्य अपने आप ट्रांसलेट होता हुआ चला जाएगा। इतना आसान होता है। आपको ट्रांसलेशन जब आ जाती है ना, तो बहुत आसान हो जाता है। तो आइए अब आगे अंतिम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और वो भी WH फैमिली से। ये हमारा अंतिम स्ट्रक्चर रहेगा। बहुत सिंपल है, बस WH ग्रुप को हम स्टार्टिंग में लगा देंगे, और उसके बाद जो इससे पहले हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा है यस नो का, बस उसको रिपीट करना है, राइट। तो आइए इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। बहुत सिंपल सेंटेंस है प्यारे बच्चों। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो स्ट्रक्चर में क्या है, पहले WH ग्रुप है, ये हिंदी में WH ग्रुप है। क्यों, वाई। उसके बाद विल और शैल में से लगाएंगे प्यारे बच्चों, और वो सब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, विल लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट द पियोन, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, बजाना रिंग, रिंगिंग ING लगा देंगे, द बेल, बेल क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, ये हमने WH ग्रुप को लगा दिया, यहां से विल और शैल में से एक लगा दिया, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया, ये नॉट लिख दिया हमने, ये बी आ गया, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आ गई, ऑब्जेक्ट यहां पर दे रखा है द बेल। तो बहुत ही आसान होता है ट्रांसलेट करना, बशर्ते कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पूरी नॉलेज हो।
और प्यारे बच्चों, हर एक का स्थान है। अगर हम एक के स्थान को इधर से उधर, मान लीजिए इस बी को उठा करके आप यहां लगा दें या कहीं और लगा दें, नोट से पहले लगा दें, तो आपका वाक्य जो है अनग्रामेटिकल हो जाएगा। तो हर एक का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए और फिर उसके हिसाब से जैसे भी आप किसी भी हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज देंगे और उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जितने भी हमारे आपने 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़े हैं इस टेंस के अंदर, हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर 5 वाक्यों को आपने ट्रांसलेट करना है। तो 30 सेंटेंसेस रहेंगे आपको, और उसके बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपको देने जा रहा हूं वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट करनी और ये 30 सेंटेंसेस भी आपने कंप्लीट करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज देने। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज रहेगी और इसमें 10 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। और चूंकि हम फ्यूचर सीरीज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हमारा हो चुका है और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आज हमने देख लिया अच्छे से, तो ये 10 सेंटेंसेज आपके फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस इन दोनों टेंस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखना कि कहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा और कहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा, राइट। और उसके बाद कंप्लीट करके आपको इसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर देना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।